हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इसमें आज हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी लिया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, The record of cash transactions by non-trading concerns is shown in। बताइए, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं उसके जो कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? बताइए क्या होगा आंसर इसका। देखिए, जब भी हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो भी हमारे जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं या फिर रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमारे लिए रियल अकाउंट है और ये कैश ट्रांजैक्शंस, या हम बोल सकते हैं ये कैश बुक की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। The surplus or deficit revealed by income and expenditure account is transformed by receipts and payments account, profit and loss account, capital account या फिर capital fund account। बताइए, जो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सरप्लस और डेफिसिट होते हैं, जो हमें रिवील करता है वो किस में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, किसके द्वारा? इसको आप ट्रांसफॉर्म्ड की जगह ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ठीक है, कि हम इसको किस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे कैपिटल फंड में। ठीक है, ये हमारे लिए कैपिटल का पार्ट होता है, इसको हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ। बताइए, ये हमारे कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ओनली, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ओनली, ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, या फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन है ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड टू द करंट ईयर, सक्सीडिंग ईयर एज वेल एज प्रीसीडिंग ईयर। बताइए क्या लगता है आपको, हमारा इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है? देखिए, यहाँ पर हमारे जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है, इसमें हम, आपको पता है, कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और जो कैश ट्रांजैक्शंस हमारा, फिर चाहे वो हमारा प्रीसीडिंग ईयर का हो, सक्सीडिंग ईयर का हो, या फिर करंट ईयर का हो, किसी भी तरह का कैश होगा वो सारा ही इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करंट अकाउंट है। ये हमारा रियल नेचर का होता है, यानी कि रियल अकाउंट होता है ये। और यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हम कैश में रिसीव करते हैं, जो भी अमाउंट हम कैश में रिसीव करेंगे, फिर वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, वो हमारा इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीप्ट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। अब इसमें बताना है कौन सा हमारा रिसीप्ट रेवेन्यू नेचर का है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट बोरोड फ्रॉम अ बैंक, या फिर कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। बताइए, आपको यहाँ बताना है रेवेन्यू नेचर का। आपको पता होगा हमारे जो रिसीट होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट, एक होती है हमारी कैपिटल रिसीट। तो आपको पता होगा ये क्या क्या है, तो उस हिसाब से आप इनका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू रिसीट जो होती हैं वो हमें डे टू डे पर्पस पर रिसीव होती हैं, फ्रिक्वेंटली रिसीव होती हैं, और जो कैपिटल रिसीट होती हैं वो हमें फ्रिक्वेंटली बेसिस पर रिसीव नहीं होती हैं। अमाउंट इनका बहुत लार्ज होता है, जबकि जो रेवेन्यू रिसीट है इनका अमाउंट बहुत कम होता है। तो इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है, क्योंकि डिविडेंड जो रिसीव्ड होता है हमें इन्वेस्टमेंट पे, वो हमारा रेगुलर बेसिस पर रिसीव होता है, और साथ ही साथ ये अमाउंट में कम होता है। और जबकि हमने बात की यहाँ पे ऑप्शन 1
जो हमारे इन्वेस्टमेंट की सेल से हमें अमाउंट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का सेल हम कभी कभी करेंगे और ये हमारा लार्ज अमाउंट है। ऊपर से थर्ड जो ऑप्शन है अमाउंट बोरोड फ्रॉम अ बैंक, ये भी हमारा कैपिटल नेचर का है। फिर है हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमें लैंड को एक्वायर करने पे अमाउंट रिसीव हुआ रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये भी हमारा बिग अमाउंट है और ये हमारा कैपिटल नेचर का है। तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू नेचर का सिर्फ एक ही बचता है जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ। अब आपको बताना है रिसीप्ट में पेमेंट्स अमाउंट किसकी समरी होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कैश अकाउंट की, बैलेंस शीट की, या फिर बैंक अकाउंट की। क्या होगा आंसर? देखिए, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होते हैं वो हमें कैश बुक की समरी दिखाते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि जितना भी कैश हम रिसीव करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न में, वो हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस विल बी टेकन टू दी। अब हमें कोई डोनेशन रिसीव हुई है जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए, यानी कि उसे हम किसी भी जनरल पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो कहाँ पे हम उसको कहाँ से लिया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर नन ऑफ दी। अब आप बताइए कहाँ पर हम उसको दिखाएंगे या फिर कहाँ पे उसको नोट डाउन किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे साफ लिखा है कि ये स्पेशल पर्पस के लिए, और स्पेशल पर्पस के लिए इट मीन्स जिस पर्पस के लिए यूज़ दी गई है वो डोनेशन, हमें उसमें ही यूज़ करना है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक लाइबिलिटी। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको बताना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से कौन सा है। ठीक है, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। नॉन ऑपरेटिंग की बात की जा रही है, बताइए। आप सबको पता ही होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आप इजीली पहचान कर सकते हैं कि जो मैनेजर की सैलरी दी जा रही है वो हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जो डायरेक्टर की सैलरी दी जा रही है वो नॉन ऑपरेटिंग है, जबकि बाकी डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ये किसी ना किसी तरीके से हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कंसर्न रखते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Receipts and payments account is prepared by manufacturing concerns, non-trading concerns, trading concerns, या फिर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। क्या हो जाएगा आंसर? बताइए। अभी अभी हम इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए तो आप इजीली पता चल गया होगा कि ये नॉन ट्रेडिंग कंपनी जो होती हैं वो 2 तरह के अकाउंट बनाते हैं, एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की बात करें तो यहाँ पर हम आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हम ट्रेडिंग कंसर्न में बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, बाकी पेंडल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ही कंसर्न में बनाई जाती हैं। सेम ऐसे ही हमारा कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अब आपको बताना है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस तरह का होता है। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या ऐसा नेचर है इसका? नाम से ही आप जान सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, यानी कि लॉस, इनकम, गेन, इन सब की बात की जा रही है। और आपको पता है ये सब किस में नोट डाउन करते हैं?
हम नॉमिनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या जाती हैं, हमारी असेट्स जाती हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रियल पर्सनल, फिक्टिशियस पर्सन, ये सारे हम पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें क्या शो करता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल कंडीशन या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें क्या शो करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें सरप्लस बताता है, डेफिसिट बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल कंसर्न, ये तो हमें हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न में अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम वो बताते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन हमें बैलेंस शीट बताती है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बताता है और नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, व्हाट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बताइए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें क्या प्रिपेयर नहीं होता। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। बताइए, बहुत ही आसान है। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग कंसर्न प्रिपेयर करती है। इसके अंदर हम सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देखिए। A club received rupees 1 lakh as a donation for the year 1998. The amount of donation received was rupees 50,000 on 31st December 1998 and 20,000 on 31st December 1997. The amount of income as donation for the year 1998 is। अब आपको इसको बताना है, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर हमने 1998 में हमने कितनी डोनेशन रिसीव करी है, 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम 31 दिसंबर 1998 में कितनी हमने रिसीव करी, 15,000। ठीक है, तो ये इसमें ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारी कितनी होती है, 1,15,000। अब इसमें से लेस करेंगे जो कि हमने 1997 में रिसीव करी है, 20,000। 1,15,000 में से अब हम 20,000 माइनस करेंगे तो ये हमारी कितनी बचेगी, 95,000। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ आ स्कूल। बताइए इनमें से हमने स्कूल के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या डेबिट होगा। इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी, अमाउंट ऑफ एनुअल प्राइज विच वॉज गिवन फ्रॉम प्राइज अकाउंट, मैप्स परचेस्ड फॉर ज्योग्राफी, मॉनेटरी पनिशमेंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स। बताइए क्या होगा। देखिए हम सबको पता है जो स्कूल होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें हम अर्निंग पर्पज से तो ये काम करते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सरप्लस और डेफिसिट प्रिपेयर को फाइंड आउट करने के लिए अपने अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो कि हम वहाँ पर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो यहाँ पर हमारा डेबिट साइड में हम सारे रेवेन्यूज़ को कंसिडर करेंगे और सारे क्रेडिट साइड में हम जितने भी एक्सपेंडिचर है उसको करेंगे। सॉरी, डेबिट में सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएंगे और क्रेडिट में सारे रेवेन्यू इनकम्स जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए आपको इस ऑप्शन में से कौन सा लगता है जो कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे परचेज़ किए हैं ज्योग्राफी
के लिए मैप्स, तो ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। वही ट्यूशन फ़ी हमारे लिए इनकम है, ठीक है। एनुअल प्राइज़ मिला, उसकी जो मनी है ये भी हमारे लिए इनकम है। और मॉनेटरी पनिशमेंट से हमें रिसीव हुआ अमाउंट, ये भी हमारे लिए इनकम है। तो डेबिट पूछा है, डेबिट में एक्सपेंडिचर जाते हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होगा यहाँ पे आंसर, बताइए। ओपनिंग बैलेंस से हम किसको स्टार्ट नहीं करते हैं? देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है, इसमें हम क्या कैश को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कैश के ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। और आपने अभी पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि कैश हमारा चाहे पहले साल से रिलेटेड हो, आने वाले साल से रिलेटेड हो, या उसी साल का, यानी कि प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग और करंट, किसी भी साल से रिलेटेड हो, वो अगर उस साल में रिसीव हो रहा है या खर्चा हो रहा है, हम उसी साल में उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कहाँ से शो करेंगे? इसलिए ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। जबकि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारे हमारे ओपनिंग बैलेंस से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिपिक्ट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है? कैश इन हैंड, कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, सरप्लस एंड डेफिसिट या फिर कैपिटल ऑफ द फर्म। बताइए। इस क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा सोचना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरप्लस और डेफिसिट को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेट इनकम इन असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होगा? नेट इनकम हमें कहाँ से पता चलेगी? और याद रखिएगा, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न में पूछा है, तो क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में रखिए, तब आंसर करिएगा। ये होगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, क्योंकि इनकम की बात की जा रही है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये सारी चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज। अब रिसीप्ट्स एंड, पहले हमने बात की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो वहाँ पे हमें पता चला था वो नॉमिनल अकाउंट है। अब यहाँ पे पूछा गया है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है? बताइए। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस अकाउंट से रिलेटेड डिस्कस की, तो अगर आपने वो अच्छे से समझी हैं तो आप उसके बेसिस पर भी बता सकते हैं, और मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया था। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए रियल अकाउंट का काम करता है, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हो रहा है किसका? कैश का। कैश क्या है हमारे लिए? असेट। और सारी एसेट्स किस में कंसिडर की जाती हैं? रियल अकाउंट के अंदर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड नॉट बी एंटर्ड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अ क्लब? बताइए, इसमें से कौन सा आइटम हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, और वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स हमारा क्लब से रिलेटेड है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लॉस ऑन सेल ऑफ यूज्ड असेट्स, पेमेंट ऑफ हॉनोरेरियम या फिर रियलाइजेशन फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर। बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम क्या चीज़ एंटर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे
लॉस ऑन सेल ऑफ यूज्ड असेट की बात की जा रही है, तो ये हमारा किस में कंसिडर किया जाएगा बताइए। ये कैश से रिलेटेड सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये वाला जो ट्रांजेक्शन है हमारा लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ यूज्ड असेट से, ये हमारा कैश से रिलेटेड तो है नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है, ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हमारा किस में जाएगा बताइए। ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर टू असरटेन द इनकम ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होगा इसका आंसर। क्या हम प्रिपेयर नहीं करते हैं इसमें। हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं। अभी हमने कई बार बात की कि नॉन ट्रेडिंग के अंदर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, लास्ट में रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाते हैं अपने कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को यहाँ पर हम बनाते हैं अपने सरप्लस और डेफिसिट को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। अंडर कॉपीराइट एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर कर लेना, ये कंप्यूटर है, इसकी जगह लिख लीजिएगा कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस पे कंप्यूट की जाती है या कैलकुलेट की जाती है। नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड, नंबर ऑफ बुक सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड, या फिर टोटल सेल प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड। बताइए क्या रखता है। देखिए, जब भी हम कॉपीराइट एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी रॉयल्टी कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है जो भी हमारी बुक्स सोल्ड हुई हैं उसका टोटल कितना प्राइस है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड की बात की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो भी नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड है उसका टोटल अमाउंट कितना है, यानी कि सेल्स प्राइस कितना है, उस पर होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट आइए, सेकेंड है हमारा, इन केस ऑफ सबलीज रॉयल्टी अर्न बाय द लेसर इज क्रेडिटेड टू। बताइए, सबलीज के केस में जो भी रॉयल्टी अर्न की जाती है लेसर के द्वारा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबलीज अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, या फिर रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में। देखिए, जब भी लेसर किसी भी तरह की रॉयल्टी रिसीव करता है तो वो इसको रिसीव करेगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में, क्योंकि किसके थ्रू वो रिसीव हो रही है, रॉयल्टी रिसीव हो रही है, तो उस अकाउंट में वो उसको क्रेडिट करेगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे अगेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अंडर रॉयल्टी अकाउंट्स इफ देयर इज अ स्ट्राइक फॉर अ सर्टेन पीरियड देन। रॉयल्टी अकाउंट के केस में अगर कोई स्ट्राइक होती है सर्टेन पीरियड के लिए तो वहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। रॉयल्टी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगी, शॉर्ट वर्किंग हमारी रिड्यूस हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली, मिनिमम रेंट इज रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा। देखिए, जब भी किसी भी तरह की स्ट्राइक होती है तो रॉयल्टी अकाउंट के केस में जो हमारी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा रेंट, वो हमारा मिनिमम रेंट जो है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। अब आप पहले ये जानिए कि मिनिमम रेंट होता क्या है। देखिए, मिनिमम रेंट वो मिनिमम अमाउंट है जो कि कंपलसरी पेड करना होता है लेसर को, लेसर के द्वारा लेसी को। ठीक है, तो जो कि हम इन केस ऑफ नॉन प्रोडक्शन, यानी कि वहाँ पे वो काम करे या ना करे, ये मिनिमम रेंट तो उसे देना ही देना है। इसको हम फिक्स्ड रेंट, डेड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट या फ्लैट रेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसका अनदर नेम क्या है। अनदर नेम है फिक्स्ड रेंट, डेड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट और फ्लैट रेंट। तो स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट जो है वो हमारा प्रोपोर्शनेटली कैसा हो जाता है, वो हमारा रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम रेंट को
कम कर देते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट वर्किंग का मतलब आपको बताना है क्या होती है शॉर्ट वर्किंग। देखिए शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला लिख लीजिए, उससे आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब हमारा मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है रॉयल्टी से तो हमारी शॉर्ट वर्किंग निकल कर आती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मिनिमम रेंट को हम जब हमारा रॉयल्टी ओवर होगी मिनिमम रेंट से तो वो हमारा सरप्लस कहलाता है। तो अगर आपको सरप्लस निकालने को पूछा जाता है एग्जाम में तो आप निकाल सकते हैं सरप्लस इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, या तो आपसे सरप्लस पूछ लिया जाता है या शॉर्ट वर्किंग पूछ ली जाती है। मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो आपका शॉर्ट वर्किंग होगा, और अगर आपका रॉयल्टी ज़्यादा है तो आपका सरप्लस निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग आर शोन इन दी बैलेंस शीट एज। जो हमारी पुनर्प्राप्ति शॉर्ट वर्किंग जो होती है वो हमारी शो की जाती है बैलेंस शीट में किस तरह से, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए जो रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग जो होती है वो हमारी बैलेंस शीट में शो की जाती है एज अ करंट असेट, क्योंकि देखिए ये हमारा कम टाइम पीरियड के लिए होती है, हमारे पास असेट एज 12 मंथ्स के अंदर इसको हम राइट ऑफ करना होता है, इसलिए ये हमारी करंट असेट्स की तरह ट्रीट की जाती है। अब देखिए जब कभी भी हमारी जो रॉयल्टी है उसका जो अमाउंट है मोर देन मिनिमम रेंट होता है तो वहाँ पर एक प्रोविज़न बनाया जाता है इसको राइट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट होता है वो हमारा राइट ऑफ हो जाता है, जिस वजह से इसको रिडीमेबल और रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग भी बोला जाता है। तो आप इसका जो राइट ऑफ करना होगा वो हमें शॉर्ट पीरियड में करना होता है, इसलिए ये हमारी करंट असेट्स की तरह शो की जाती है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इज शोन इन। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ शो किया जाता है, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, बताइए। देखिए अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, अगर हमारा शॉर्ट वर्किंग जो अमाउंट है वो ओवर द पीरियड अगर हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद भी हमारा अमाउंट बचता है तो वो जो बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एंट्री। अब वो फॉलोइंग एंट्री कौन सी है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, वहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सिंपल है, इस तरह की एंट्री वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफ़र कर दिया P&L अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, क्योंकि देखिए P&L अकाउंट में है यानी कि टू शॉर्ट वर्किंग आएगा, यानी कि डेबिट साइड आप लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर इसका अमाउंट जो है वो अभी हमारा बच गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आइए, a sale and leaseback arrangement is more suitable for a lessee having liquidity crisis, surplus fund, high profit या फिर no profit no loss, बताइए। आप इसको ना इजीली ऐसे भी समझ सकते हैं, आप खुद सोचिए कोई भी पर्सन सेल और लीज बैक का अरेंजमेंट क्यों रखता है।
जब उसको सरप्लस फंड होगा, हाई प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट या लॉस, या फिर लिक्विडिटी क्राइसिस। ऑब्वियसली जब उसके पास लिक्विडिटी की क्राइसिस होगी तो वो सेल एंड लीज बैक का अरेंजमेंट अपने पास रखते हैं जिससे कि वो ईजिली फंड को रेज कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, हाउ इज द अमाउंट टू बी पेड टू द लैंड ओनर डिटरमिन्ड। कैसे आप डिटरमाइन करोगे जो भी लैंड ओनर को पेड करना है अमाउंट? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग, या फिर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर माइनस शॉर्ट वर्किंग। बताइए। देखिए, जब कभी भी लैंड ओनर को कोई भी अमाउंट पे किया जाता है तो वो पे किया जाता है रॉयल्टी और आपका जो मिनिमम रेंट है, इसमें जो भी हाई होगा उसमें से हम शॉर्ट वर्किंग को माइनस कर देते हैं, तो इससे हमारा जो अमाउंट है वो निकल कर आ जाता है और वो अमाउंट हमें लैंड ओनर या लैंडलॉर्ड को पे करना होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर माइनस शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए, मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था, बताइए मिनिमम रेंट का अदर नाम क्या है? डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, फ्लैट रेंट या ऑल ऑफ द अबव? बहुत ही सिंपल है, मिनिमम रेंट यानी कि जो अमाउंट आपका कंपलसरी आपको पे करना ही है, फिर आपका प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो इसको हम डेड रेंट, फिक्स रेंट और फ्लैट रेंट तीनों ही नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल? माइनिंग, पेटेंट, कॉपीराइट और लाइसेंसिंग। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था, सेल के बेसिस पे हम रॉयल्टी पे करते हैं, वो किस एग्रीमेंट के अंदर करते हैं? वो हम करते हैं कॉपीराइट के बेसिस पर। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन द इवेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बाय द लेसी द लेसर डेबिट। आप इसको रिडीमेबल भी पढ़ सकते हैं, इन द इवेंट ऑफ रिडीमेबल ऑफ शॉर्ट वर्किंग बाय द लेसी। लेसी अगर शॉर्ट वर्किंग का रिडीम कर रहा है तो लेसर क्या डेबिट करेगा? मिनिमम रेंट को, लेसी अकाउंट को, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट या P&L अकाउंट को? देखिए, पहले जो हमने एक एंट्री डिस्कस की थी उसमें हमने क्या किया था, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब यहाँ पर हमारा रिक्रूटमेंट यानी कि रिडीमेबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा रॉयल्टी अकाउंट क्या हो जाएगा, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है, सॉरी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट इज डिटरमाइंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। मिनिमम रेंट आप किस बेसिस पे निकालते हो? टाइम के बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर, टाइम और एरिया दोनों के बेसिस पर, या फिर नन ऑफ द अबव? देखिए, यहाँ पे और दे रखा है, राइट आंसर हो जाएगा 3, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, जो हम मिनिमम रेंट कैलकुलेट करते हैं वो टाइम के बेसिस पर भी कर सकते हैं, एरिया के बेसिस पर भी, किसी एक के बेसिस पर भी, या फिर दोनों के बेसिस पर भी। ठीक है, याद रखिए, टाइम और एरिया यानी कि आप इंडिविजुअल टाइम के बेसिस पर भी कर सकते हैं, एरिया के बेसिस पर भी, और अगर आप चाहें तो टाइम और एरिया दोनों को मिलाकर उसके बेसिस पर मिनिमम रेंट निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मिनिमम रेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं लीस्ट पर, ठीक है, लीज लैंड पर, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जो एरिया है वो कितना है, कितना एरिया यानी कवर हो रहा है। उसके साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि वो कितने टाइम के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने टाइम भी देख लिया और एरिया भी देख लिया, इसलिए यहाँ पर
किसी किसी सिचुएशन में आपको टाइम और एरिया दोनों बेसिस लेने पड़ेंगे और कहीं कहीं आप टाइम और एरिया किसी एक के बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आइए, द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट प्लस रॉयल्टी, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, या फिर रॉयल्टी माइनस अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। बताइए शॉर्ट वर्किंग हमारी किसके बराबर होती है? ये भी मैंने आपको बताया था। देखो कुछ चीज़ें रॉयल्टी चैप्टर में कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो घुमा फिरा के वहीं से चीज़ें पूछी जाती हैं। ये भी मैंने आपको भी पहले डिस्कस किया था कि हम जो हमारी शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना कि शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो उसके बेसिस पे थर्ड ऑप्शन हो गया। एक बार फिर से लिख लीजिए आप, शॉर्ट वर्किंग आप निकालते हैं मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी कि एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी हमारा कहलाता है शॉर्ट वर्किंग। और हम वही बात करें अपने सरप्लस की, सरप्लस कैसे निकालते हैं, तो वो इसका रिवर्स होता है, एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट। ठीक है, अगर रॉयल्टी ज़्यादा है तो सरप्लस बनेगा, और अगर मिनिमम रेंट हमारा ज़्यादा है तो हमारी शॉर्ट वर्किंग निकल कर आएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, रॉयल्टी पेबल बाय द लेसी इज ट्रांसफर टू। अब लेसी ने रॉयल्टी पे करी है तो वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी? तो पहले आप इसकी वो बना लीजिए एंट्री के बाद आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। रॉयल्टी अकाउंट में जाएगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, या फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में जाएगी? बताइए रॉयल्टी क्या है आपका? नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट का काम कर रहा है। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं हमारे? डेबिट होते हैं। रॉयल्टी क्या है? खर्चा है हमारा। तो क्या होगा बताइए? यस, देखिए रॉयल्टी अकाउंट यहाँ पर इसकी जो एंट्री होगी वो होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। आप पी एंड एल में लिखोगे तो यहाँ पे रॉयल्टी पेएबल बाय लेसीज ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, इफ द पीरियड ऑफ written off the short working has expired then it is transferred to which account by lessee? बताइए शॉर्ट वर्किंग के राइटिंग ऑफ का जो टाइम पीरियड था वो हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो वहाँ पर हम अपनी शॉर्ट वर्किंग को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ अभी। देखिए अगर हमारा जो शॉर्ट वर्किंग है वो हमारा एक्सपायर हो गया है, या वो एक्सपायर होने के बाद वो रह गया है, अभी हमने डिस्कस किया था शॉर्ट वर्किंग अमाउंट इज़ ओवर और लेफ्ट, इस तरह की चीज़ अभी हमने डिस्कस की थी कि हमारा बच जाता है या हमारा ओवर हो जाता है तो ठीक है, अगर बच जाता है तो हम उसको किस में ट्रांसफ़र करते हैं? पेंडल अकाउंट में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि पेंडल अकाउंट में हम उसको शो करेंगे लेसी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब आपको बताना है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के केस में आपको इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं लगते हैं। फर्स्ट है पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड इन एग्रीड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड है ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट सेलर हैज़ अ राइट टू टेक बैक द गुड्स। थर्ड है परचेजर प्रिपेयर्स असेट्स अकाउंट, सेलर्स अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन हिज बुक। फोर्थ है परचेजर हैज़ राइट टू सेल द असेट्स एट एनी टाइम आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी। बताइए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपको लगता है जो कि स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए देखते हैं, फर्स्ट में कहा है कि जो परचेज प्राइस है वो एग्रीड इंस्टॉलमेंट में होता है, तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, सेकंड है ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर हैज़ अ राइट टू टेक बैक द गुड्स,
नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। वो वापस गुड्स को लेने का राइट उसका नहीं होता है। ठीक है। थर्ड है परचेजर प्रिपेयर्स असेट्स अकाउंट, सेलर्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये तो बिल्कुल सही है हमारा, तो ऑप्शन थर्ड सही है। परचेजर हैज़ राइट टू सेल द असेट्स एट एनी टाइम आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी। ये भी बिल्कुल सही है। डिलीवरी लेने के बाद उसको ये राइट होता है कि वो जो असेट है उसको सेल करें। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सेकंड सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि ये हमारी जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू। बताइए कहाँ पे क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में, या फिर नन ऑफ द अबव? कहाँ हम उसको करेंगे? देखिए कोई भी जो इंटरेस्ट रिसीव की जा रही है सेलर के द्वारा, तो जब सेलर इंटरेस्ट को रिसीव करेगा तो इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? इंटरेस्ट उस क्या आया उसके पास? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसके थ्रू आया है? तो यहाँ पर ये हुआ है हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस के थ्रू, तो यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन होगा क्रेडिट वो हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ऑप्शन वन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड द सेलर डू इफ द बायर्स फेल्स टू मेक द इंस्टॉलमेंट? बताइए, बायर अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा है या फिर वो वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है उसको नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है? बताइए। कैन स्यू द बायर, बायर के खिलाफ केस कर सकता है, वापस अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है, कॉम्पेंसेशन ले सकता है बायर से, या फिर ऑल ऑफ द बायर। बायर की जगह यहाँ पे अबव कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर दिए गए सभी। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे नॉट लिख लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे सेलर क्या करेगा? नॉट, तो टेक बैक हिज प्रॉपर्टी, ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नहीं का हो जाए टेक बैक, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शंस हमारे सही नहीं हैं, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। वॉट शुड नॉट द सेलर डू इफ़ द बायर फेल्स टू मेक द इंस्टॉलमेंट? ठीक है, कॉम्पेंसेशन तो लेगा, स्यू भी कर सकता है, लेकिन वो टेक बैक नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम? ओन एट वंस एंड पे इन इंस्टॉलमेंट, ओ एट वंस एंड पे एट वंस, ओन इन इंस्टॉलमेंट एंड पे एट वंस, या फिर नन ऑफ दीज? आप इस आंसर को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, तो साफ पता चल रहा है कि कोई चीज़ हम इंस्टॉलमेंट पे परचेस कर रहे हैं, और अगर कोई चीज़ हम इंस्टॉलमेंट पे परचेस कर रहे हैं इट मीन्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, ओन एट वंस एंड पे इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं एक बार लेने के बाद। नेक्स्ट देखिए, इंस्टॉलमेंट परचेज इस कॉन्टैक्ट ऑफ, इंस्टॉलमेंट परचेज किसका कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट लिखा है ना यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट किसका कॉन्ट्रैक्ट है? परचेजर के भी, सेलर, हायर, या फिर नन ऑफ दीज? इंस्टॉलमेंट परचेज कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है हमारा? देखिए इंस्टॉलमेंट परचेज ये हमारा सेल का एक टाइप है, कि हम सेल कैसे कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में सेल कर रहे हैं, जिससे कि बायर इजीली किसी भी चीज़ को परचेस कर पाए। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो ये इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बताइए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर किस सिस्टम के अंदर ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है? हायर परचेज में, डाउन पेमेंट में, बोथ ए एंड बी या फिर इंस्टॉलमेंट में? बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन करते हो आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है, ठीक है। वहीं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं मैं, वहीं अगर हम हायर परचेज सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, हमको ओनरशिप जब पूरा अमाउंट पे कर दिया जाएगा तब मिलती है, लेकिन हमें क्या मिल जाता है, पजेशन मिल जाता है। हायर परचेज में पजेशन मिलता है और इंस्टॉलमेंट में हमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द सेलर इज कॉल्ड, सेलर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या कहा जाता है? वेंडर, वेंडी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? ईजिली यहाँ पर आप इसका आंसर कर सकते हैं। आपने सुना होगा बेचने वाले को ही वेंडर बोलते हैं, हम बोलते हैं ना फ्रूट वेंडर, वेजिटेबल वेंडर, तो यहाँ पर बेचने वाला यानी कि सेलर। तो उस रेफरेंस में यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। वेंडी बोला जाता है परचेजर को, ठीक है, जो जिसने कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया है। नेक्स्ट देखिए, द इंस्टॉलमेंट इज पेड एट टाइम ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड, डिलीवरी के टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। डिलीवरी तो हमें स्टार्टिंग में ही मिलेगी किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, और ओनरशिप भी हमें मिल जाती है। तो फर्स्ट टाइम जो हम देते हैं, आप इजीली बता सकते हैं फर्स्ट टाइम ना हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे ना सेकंड, फर्स्ट टाइम हम देते हैं डाउन पेमेंट, उसके बाद हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद सेकंड देंगे, फिर उसके बाद थर्ड देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम द बायर हैज़ डैश टू रिटर्न द गुड्स, ऑप्शन कैन बी, नो ऑप्शन, नन ऑफ दीज? बताइए। बायर को गुड्स रिटर्न करने का ऑप्शन मिलता है, कर सकता है, कोई ऑप्शन नहीं होता, या फिर नन ऑफ दीज? देखिए हम इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की बात करें तो बायर को कोई भी ऑप्शन या कोई भी राइट नहीं होता है कि वो गुड्स को रिटर्न करे, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंस्टॉलमेंट परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम हमारी कैसी परचेज है? कैश है, हायर परचेज है, क्रेडिट है या फिर नन ऑफ द अबव है? बताइए। देखिए कैश तो परचेज है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट की बात करें। कैश क्या होता है, आपने कोई भी सामान खरीदा और आपने तुरंत उसका पूरा पेमेंट दे दिया। हायर परचेज भी नहीं है, ये हमारी क्रेडिट की रेफरेंस बताता है या क्रेडिट का नेचर बताता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम स्टार्टिंग में क्या देते हैं, डाउन पेमेंट, उसके बाद हम जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट परचेज को शो करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आइए। अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द बायर गेट्स इमीडिएट, क्या मिलता है बायर को इमीडिएट? पोजेशन, ओनरशिप, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? आंसर करिए। क्या होगा आंसर? देखिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बायर को इमीडिएट पोजेशन भी मिल जाता है और ओनरशिप भी मिल जाती है। वहीं हम बात करें हायर परचेज सिस्टम की, तो हायर परचेज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमें पोजेशन मिलता है, ओनरशिप हमें फुल पेमेंट करने पर मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पोजेशन ओनरशिप दोनों मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम विच अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ परचेजर, अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था यही क्वेश्चन। बताइए परचेजर की बुक में हम
कौन कौन से अकाउंट्स को ओपन करते हैं? असेट्स अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए, परचेजर के पास असेट आ रही है, इसलिए वो असेट अकाउंट परचेस करेगा। फिर उसके साथ ही साथ उसको इंस्टॉलमेंट देनी है, तो इंस्टॉलमेंट अगर वो नहीं दे पा रहा है या इंस्टॉलमेंट डिले हो रही है तो इंटरेस्ट भी होगी, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फिर असेट आ रही है तो उस पर डेप भी लगेगी, तो डेप अकाउंट। ये तीनों ही वो प्रिपेयर करेगा, इसलिए ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखिए, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम? बताइए, इनमें से कौन सा डिफरेंस है, या आपको बेसिस भी बता सकते हैं कौन सा बेसिस है जिसके बेसिस पर हम यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस बता सकते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर, रिटर्न ऑफ गुड्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा? ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाए, क्योंकि देखिए ओनरशिप में अभी हमने बात की थी, इंस्टॉलमेंट में हमें ओनरशिप भी स्टार्टिंग में मिल जाती है और पोजेशन भी, लेकिन हायर परचेज में ओनरशिप हमें लास्ट में मिलती है जब फुल पेमेंट हो जाता है। रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करें तो जो हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम है उसमें रिटर्न ऑफ गुड्स का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, जबकि हायर परचेज सिस्टम में रिटर्न का ऑप्शन होता है। इसलिए यहाँ पे दोनों के बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आइए, इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम विच अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ सेलर? वेंडी अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, सेलर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव? बताइए। पहले हमने बात की थी सेलर के रेफरेंस में, अब हमें बात करनी है यहाँ पे, वो पहले बात की थी बायर के रेफरेंस में, अब हमें सेलर के रेफरेंस में बात करनी है। देखिए, फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब सेलर किसी भी प्रोडक्ट को क्रेडिट पे सेल कर रहा है तो वेंडी अकाउंट तो बनाएगा, यानी परचेजर का अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बनाएगा, और उसके पास से क्या हुई है, सेल हुई है, तो वो सेल अकाउंट भी प्रिपेयर करेगा। इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है अब तक सारे क्वेश्चंस? वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन इंस्टॉलमेंट परचेज परचेजर इज़ फ्री टू सेल डैश। अब क्या है इसमें? इवन बिफोर द फुल पेमेंट, आफ्टर द फुल पेमेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस? बताइए। परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में परचेजर सेल करने के लिए फ्री कब होता है? जब वो फुल पेमेंट दे दे, या फिर जो उसका फुल पेमेंट हुआ है उसके पहले, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज? देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। अगर उसने फुल पेमेंट नहीं दिया है उससे पहले भी उसको राइट होता है, फ्रीली वो उस असेट को परचेस कर सकता है। ठीक है, वो सॉरी सेल कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, डाउन पेमेंट, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। देखिए, पहले अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, वहाँ ऑप्शंस अलग थे, अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया साइनिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 ही मार्क करेंगे। अगर यहाँ पर होता फर्स्ट, थर्ड एंड डाउन पेमेंट एंड नन ऑफ दिस, तो हम डाउन पेमेंट पर टिक करते, क्योंकि देखिए डाउन पेमेंट साइनिंग के टाइम पर ही दिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि डाउन पेमेंट 1 या 2 दिन हो सकता है डिले, लेकिन साइनिंग जिस दिन होगी कॉन्ट्रैक्ट की उस दिन हमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, इसीलिए जब साइनिंग दी कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन में है तो हम उसी को टिक करेंगे, और अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो हम हमेशा डाउन पेमेंट को ही टिक करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम। अब आपको बताना है इसमें से हायर परचेज सिस्टम का कौन सा फीचर नहीं है। ए है प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, सेकेंड है पोजेशन इज गिवन इमीडिएटली, ऑन डिफॉल्ट द सेलर हैज़ अ राइट टू रिपोजेस द गुड्स, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। अब बताइए इसमें से आपको कौन सा फीचर नहीं लगता हायर परचेज का। ये जो क्वेश्चन में नोट दिया होता है इसको अच्छे से ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि यही आपके सारे क्वेश्चंस को के आंसर को एकदम से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो देखिए कि कौन कौन से फीचर इसमें नहीं है। हायर परचेज सिस्टम तो आप समझते होंगे, किसी भी जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो एक साथ उसका अमाउंट ना देके उस चीज़ को हम हायर कर लेते हैं और हम उसका धीरे धीरे पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हायर परचेज की बात की जाए तो प्राइस इंस्टॉलमेंट में पेड किया जाता है, ये सही है। और इसका पोजेशन इमीडिएटली मिल जाता है, ये भी सही है। और इसमें अगर सेलर किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट की बात करें तो वहाँ पे माल वो वापस ले सकता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है ओनरशिप की, कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है इमीडिएटली, तो ये नहीं होता। ओनरशिप तभी उसको दी जाएगी जब उसका पूरा पेमेंट हो जाएगा, या फिर जब उसकी लास्ट पेमेंट हो जाएगी उसके बाद ही ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र की जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये इसका फीचर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। अब आपको बताना है बायर और सेलर के बीच कैसी रिलेशनशिप होती है। देनदार और लेनदार की, पॉनर पॉनी की, बेलर बेली की, लैंडर या बोरोवर की, बताइए। सिंपल है, स्टैटिक क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हायर परचेज सिस्टम के अंदर पार्टीज होती हैं बायर एंड सेलर, वो कह जाती है हमारी बेलर एंड बेली। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अंडर हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज कंप्यूटेड ऑड। ईच पीरियड के लिए इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट की जाती है। ऑप्शन है कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड, इंस्टॉलमेंट प्राइस रिमेनिंग अनपेड, द अमाउंट दैट हैज़ बीन एग्रीड अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। फोर्थ है कैश प्राइस माइनस द अमाउंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेड। बताइए। देखिए यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जब भी हम इंटरेस्ट पेड करते हैं तो वो हम पेड करेंगे जो भी कैश प्राइस हमारा रिमेनिंग अनपेड होता है। यानी कि हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी 3,000 की, ठीक है, टोटल हमें देना था 15,000, तो 3,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, बचा हमारे पास कितना 12,000, तो इंटरेस्ट लगेगी 12,000 पे। फिर 12,000 में से भी हमने यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट अगेन दे दी हमने 3,000 की, तो बचा हमारे पास कितना 9,000, तो बाद में इंटरेस्ट लगेगी हमारी 9,000 पे। यानी कि कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड, जितना पेड करने से रह जाता है हमारी इंटरेस्ट उस पर लगती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आइए, अंडर हायर परचेज सिस्टम द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट इक्विवेलेंट इज। बताइए। वैल्यू ऑफ स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें कि वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पर जो भी हमारी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट होगी उसके साथ हम जो भी सेलिंग प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके कैश प्राइस के साथ निकालते हैं। यानी कि आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू कैश प्राइस, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू कैश प्राइस, इस तरह से हम इसकी निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हायर परचेज प्राइस ऑफ अ मशीनरी इज 30,000 एंड इट्स कैश प्राइस इज 24,000, पेमेंट इज टू बी मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, स्टेट द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। बताइए कैसे आप कैलकुलेट करोगे। कोशिश करिए इसका निकालने की।
देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आपको पता है टोटल, एक मिनट, हमारा जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो कैसे निकाला जाता है, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। ठीक है, हायर परचेज प्राइस आपका यहाँ पर कितना है 3000 और आपका कैश प्राइस कितना है 24,000। इंटरेस्ट आपका कितना आया 6000। ठीक है, 6000 आ गया। अब यहाँ पर ये बोल रखा है मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है यानी कि 6000 है और 3 साल के लिए दे रखा है। तो हम यहाँ पे 3 साल का कैसे निकालेंगे 3:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर का कितना होगा 6000 डिवाइड मल्टीप्लाई 3/6। तो ये कितना हो गया, फर्स्ट ईयर का निकल कर आ जाएगा 3 और 6:1 के रेशियो में निकाल रहे हैं तो सेकेंड ईयर का निकल कर आ जाएगा 2 एंड थर्ड ईयर का निकल कर आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, इन्होंने कहा है सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारी। तो आप खुद देख लीजिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है हमारी 2000 की। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार और बता देती हूँ। टोटल इंटरेस्ट हमारी निकल कर आई 6000 की। हम इसका रेशो निकालेंगे 3:2:1 में। तो 6000 फर्स्ट ईयर का निकालेंगे हम 3/6, ये कट गया तो हमारे पास आंसर निकल आया 3000। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर का निकालेंगे 6000 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 2/6, इसका निकालेंगे तो सेकेंड ईयर का निकलेगा 2000। थर्ड ईयर का निकालेंगे 6000 मल्टीप्लाइड 1/6, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा 2000। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्राइस, कैश, हायर परचेज सिस्टम, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। बताइए क्या होगा। हाईएस्ट प्राइस बताना है। क्या लगता है, देखिए हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो हाईएस्ट प्राइस हमारा कहलाएगा हायर परचेज सिस्टम, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इसमें कैश और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा हायर परचेज सिस्टम या हायर परचेज प्राइस जो है वो हमारा हाई होगा। और डेप्रिसिएशन तो आपको पता है जो भी अमाउंट होता है उससे लेस ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा या 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, व्हेन डज द बायर गेट द ओनरशिप इन द हायर परचेज मेथड। कब मिलती है ओनरशिप, ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, व्हेन द सेलर सो डिजायर्स। बताइए। अभी हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, जो हमारी ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो हमारी तभी ट्रांसफ़र होगी जब हमारा लास्ट पेमेंट या लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। पोजीशन मिल जाता है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन हायर परचेज सिस्टम इज ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट या फिर P&L अकाउंट। बताइए। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हायर परचेज सिस्टम पे बात की जा रही है, तो ये हमारा ट्रांसफ़र किया जाता है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये यहाँ पर क्यों ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि जो हमारे
गुड्स या फिर कोई भी एसेट सोल्ड की जाती है हायर परचेस के बेसिस पर, वो हायर परचेस सिस्टम में सेल की जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो भी ट्रांसफ़र होंगी, इस तरह की चीज़ें जो भी गुड्स सोल्ड हो रहे हैं वो हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हायर परचेस सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन व्हाट वैल्यू द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द बुक्स ऑफ बायर इन केस ऑफ हायर परचेस मेथड। हायर परचेस प्राइस, कैश प्राइस, हायर परचेस प्राइस और कैश प्राइस, विच एवर इज मोर, और अज्यूम्ड प्राइस। बताइए क्या लगता है आपको, किस प्राइस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं यहाँ पे हायर परचेस सिस्टम में। ये किया जाता है हमारा कैश प्राइस पे, ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा भी था हायर परचेज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैश प्राइस यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ हायर परचेज असेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विद हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलर और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। राइट आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा अगेन कैश प्राइस, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम हायर परचेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हम हायर परचेज सेट्स को किस अमाउंट पे डेबिट करते हैं, तो वो कैश प्राइस पे किया जाता है, उसके बाद ही हम इस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो हायर परचेज असेट्स को हम चार्ज करेंगे एज अ डेबिट, तो वो किया जाएगा कैश प्राइस के साथ, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। कुछ चीज़ें थी बेसिक जो कि आपने समझी होंगी, इसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इतना समझ लिए, हायर परचेज सिस्टम में पेमेंट जो होता है वो किया जाता है हमारा इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर। पजेशन जो है वो इसका इमीडिएटली कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो ओनरशिप होती है वो हमारी लास्ट पेमेंट पे ही की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट थे। एक क्वेश्चन बहुत आता है जो मैंने आपके संग डिस्कस कर लिया था कि बायर और सेलर क्या कहलाते हैं, ये हमारे बेलर और बेली कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो हमारा जितना भी रिमेनिंग अनपेड कैश रह गया उस पर चार्ज किया जाता है, और साथ ही साथ जितना भी हमारे यहाँ पर जो हम यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे हमारे कैश के बेसिस पर, ठीक है। जो भी असेट्स की कैश जो भी असेट्स का अमाउंट है उसके बेसिस पर। अगर पूछा जाता है कि हायर परचेज क्या होता है, तो हायर परचेज हमारा सम होता है कैश प्राइस और इंटरेस्ट का, ठीक है। और अगर हाई प्राइस की बात करें तो वो हमारा हायर परचेज प्राइस होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके साथ एक और टॉपिक आता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम, उसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।